बच्चों नमस्कार। बच्चों आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 5 करेंगे जिसका नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। अब देखो कक्षा 9th का जो 5वां अध्याय है उसका नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो पहले बच्चों इसमें एक तो ये यूक्लिड नाम दिया गया, ये शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। दूसरा जो नाम है ज्यामिति, इसके बारे में आपने थोड़ा बहुत शायद पीछे की क्लासों में पढ़ा होगा, क्लास 6 में या 7th में। तो इन दोनों को पहले अपन क्या है समझेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ज्यामिति के बारे में समझेंगे, यानी किस प्रकार से ज्यामिति का विकास हुआ और किस लिए ज्यामिति का उद्गम हुआ, यानी किस लिए इस ज्यामिति की अपने को आवश्यकता पड़ी, तो उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, ज्यामिति। अब देखो ये जो ज्यामिति है ये यूनानी भाषा का शब्द है। ज्यामिति किसका शब्द है, यूनानी भाषा का। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें एक शब्द तो होता है जियो और दूसरा होता है मीट्रीन। यूनानी भाषा का ये जो शब्द है ज्यामिति, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें पहला शब्द कौन सा हो गया, जियो, दूसरा कौन सा है, मीट्रीन। तो प्यारे बच्चों जियो का अर्थ होता है भूमि या अपन जिसको पृथ्वी बोलते हैं, और दूसरा ये जो मीट्रीन शब्द होता है इसका मतलब होता है मापना। समझ में आ गई बात। पहला शब्द है जियो, दूसरा क्या है मीट्रीन। जियो का मतलब भूमि या पृथ्वी, मीट्रीन का मतलब मापना। अब देखो इन दोनों शब्दों के अर्थ से अपने को क्या आभास होता है, इससे अपने को ये आभास होता है कि उस समय इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, भूमि को मापने के लिए। समझ में आ गया ना। इन दोनों शब्दों के अर्थों से तो अपने को यही प्रतीत होता है अभी ज्यामिति का जो उद्गम हुआ किसके लिए हुआ है, भूमि मापने के लिए हुआ। यानी प्राचीन समय में अपने जो इतिहासकार हैं वो बताते हैं कि उस समय अपन भूमि जो मापते थे उसके लिए इस ज्यामिति का विकास हुआ है। अर्थात जो किसान होते हैं ना, किसान का जो खेत होता है, जैसे मान लो ये इस प्रकार से ये खेत दे दिया, तो उसमें क्या करते थे, किसान इन खेतों को नापते थे ताकि उनमें आपस में क्या है किसी प्रकार का विरोध नहीं हो। समझ में आ गया ना। तो उस विरोध को दूर करने के लिए क्या इस ज्यामिति का विकास हुआ, जिससे क्या किसान अपने आप सब संतुष्ट हो जाते थे, भी यहाँ से यहाँ तक ये भूमि मेरी है, ये भूमि उसकी है, ये भूमि उसकी है। कहने का मतलब प्राचीन समय के जो इतिहासकार वो ये मानते हैं कि ज्यामिति का उद्गम है वो भूमि नापने के विषय में हुआ है। अब देखो प्राचीन काल में यानी कि बहुत समय पहले, लगभग 1500-1600 वर्ष पहले क्या है, विश्व के अनेक देश थे जिसमें यूनान भी है, उसके बाद में मिस्र भी है, जिसमें भारत का नाम भी आता है। ये देश क्या है, इन देशों ने सब ने क्या है ज्यामिति का उद्गम किया, यानी उसकी अवधारणा को प्रस्तुत किया, अलग अलग तरीके से किया। यानी कि जो प्राचीन समय के जो लोग थे ना, उनको ये आभास हो गया था कि उनके व्यवहारिक जीवन में कुछ न कुछ क्या है समस्या है। उन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या है इन्होंने क्या है ज्यामिति का उद्गम किया, यानी विकास किया। अब देखो भारत में भी आपको याद होगा शायद ये दो जगह थी, एक तो हड़प्पा नाम है उसका और दूसरा नाम क्या है मोहनजोदड़ो। ये नाम आपने सुना होगा, मोहनजोदड़ो। अब इन दो जगहों की खुदाई से अपने को पता चला है, यानी इतिहासकार बताते हैं कि इन दोनों जगह की खुदाई से पता चला है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, कौन से थे, सिंधु घाटी जो सभ्यता के लोग थे, वो क्या है उन्होंने भी इस अवधारणा को प्रस्तुत किया। कहने मतलब उस टाइम में ये लोग भी क्या है ज्यामिति के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे। तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ना, तो उनके घर भी क्या थे, पक्के थे। समझ में आ गए ना। एक घर में क्या है अनेक प्रकार के कमरे हुआ करते थे। उन कमरों का निर्माण वो किस प्रकार से करते थे, पक्की ईंटों से करते थे। यानी उस वक्त भी ये बातें क्या है थोड़ी थोड़ी थी। अब जो ये ईंटें यूज में करते थे ये कि किस प्रकार से थी, 4:2:1 में थी। कहने मतलब ईंटों की भी लंबाई चौड़ाई होती थी। जिस प्रकार आज अपन यूज करते हैं ईंटें, वो ईंटें क्या है उस टाइम में भी हुआ करती थी। कहने मतलब ज्यामिति का जो इतिहास है वो काफी पुराना है। अब ये जो ईंटें थी जो यूज करते थे, इन ईंटों को जिस प्रकार से आज अपन भट्ठों में पकाते हैं ना, उसी प्रकार उस टाइम में भी क्या है इन ईंटों को वो लोग क्या है भट्ठों में पकाते थे। इनके घरों के बीच के जो रास्ते होते थे वो भी क्या है एकदम समानांतर थे, चौड़े चौड़े होते थे। सड़कें वो भी इनकी क्या होती थी,
पक्की होती थी। कहने मतलब उस टाइम यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो भी क्या है, व्यवहारिक थे एकदम से। यानी वो भी पहले जो लोग थे ना वो भी क्या है, क्षेत्र मिति यानी क्षेत्र के और अंक गणित के क्या है, जानकार थे। तो इस प्रकार से क्या है, ये ज्यामिति का धीरे धीरे क्या है, विकास हुआ है। देखो बच्चों, आज के टाइम में भी अपन ज्यामिति की अवधारणा को देख सकते हैं। आपको पता है कि ज्यामिति आप आज के रूप में किस प्रकार से देखते हो? आज के टाइम में भी क्या है, जैसे मान लो कपड़ों की डिजाइन है या इंजीनियरिंग की जो कला है उसमें, या वास्तुकला या शिल्पकला, सब में क्या इस ज्यामिति की अवधारणा को अपन देख सकते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि रोड वगैरह बनाते हैं तो इंजीनियरिंग क्या है, एक बड़ा सा, इतने बड़ा सा माप का एक क्या टेबल रखते हैं, उसके ऊपर एक कैमरा लगा के और उसमें क्या वो प्रकार पेंसिल वगैरह सब क्या रखते हैं। तो ये सब क्या, ये ज्यामिति है। समझ में आ गया ना? ज्यामिति के विकसित होने से ही क्या है, वो नाप वगैरह एकदम से सही से ले लेते हैं। जिस प्रकार से आप क्या है, जैसे मान लो पेंसिल आपके पास या रबड़ है, समझ में आ गया ना, या जो आपके खाने का जो टिफिन का बॉक्स है वो, या कोई बक्सा है, ये सब क्या, ये सब ज्यामिति के उदाहरण है। कहने मतलब ज्यामिति विकसित होने से क्या है, इन सब चीजों का क्या है, विकास हुआ है। तो इस प्रकार से क्या है, ज्यामिति का उद्गम प्राय कर विश्व के सभी देशों ने क्या है, इसकी अवधारणा को प्रस्तुत किया था। अब देखो दूसरा जो शब्द है वो है यूक्लिड। ये जो यूक्लिड शब्द है ये एक वैज्ञानिक का नाम है। यूक्लिड क्या है, एक वैज्ञानिक था, यानी पेशे से वो क्या था, शिक्षक था। समझ में आ गई ना? तो इसने क्या किया, ये जो ज्यामिति का उद्गम है, यानी ज्यामिति की जो अवधारणाएं हैं वो अनेक देशों ने अलग अलग प्रकार से क्या उसको रखा, यानी उसका विकास किया। लेकिन इन अवधारणाओं को एक कोई व्यवस्थित क्रम नहीं था। समझ में आ गया? इनको समझाने का, लिखने का क्या कोई भी व्यवस्थित तरीका नहीं था, यानी एक प्रॉपर वे में नहीं थी। तो यूक्लिड ने क्या किया था, जितनी भी ये ज्यामिति बारे में जो ज्ञात बातें थी, जो ज्ञान था, उन सब को क्या एक जगह इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करके उस सब को क्या अपने एक ग्रंथ में लिख डाला, और उस ग्रंथ का नाम दे दिया यूक्लिड ने एलिमेंट्स। उस ग्रंथ का नाम क्या दिया था, एलिमेंट्स ग्रंथ दे दिया। इस ग्रंथ में क्या, जितनी भी आज तक की जो भी ज्यामिति की ज्ञात बातें थी, यानी जो भी ज्ञान था, उस सब ज्ञान को उसने क्या है, इस पुस्तक में, इस ग्रंथ में उसने लिख दिया। यानी एक सुव्यवस्थित तरीके से क्या है, उसको इस ग्रंथ में सजा दिया। अब इस ग्रंथ को उसने क्या 13 बराबर भागों में बांटा। कितने बराबर भागों में बांटा? 13। प्रत्येक भाग का इसने नाम दिया पुस्तिका। प्रत्येक भाग का क्या नाम दिया? पुस्तिका। समझ में आ गए ना? यानी कहने मतलब ज्यामिति का जितना भी उद्गम हुआ, जितना भी विकास हुआ, जितनी भी अवधारणाएं प्रस्तुत की गई विश्व के अलग अलग देशों द्वारा, उन सब को इकट्ठा करके यूक्लिड ने अपना एक ग्रंथ बना लिया। उस ग्रंथ का नाम दे दिया एलिमेंट्स। इस ग्रंथ को यूक्लिड ने 13 बराबर भागों में बांट दिया, 13 अध्यायों में विभाजित कर दिया। प्रत्येक अध्याय का इसने नाम क्या दिया? पुस्तिका। अब देखो यूक्लिड ने इन पुस्तिका में क्या क्या मतलब लिखा, वो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उसने दी थी परिभाषाएं। सबसे पहले यूक्लिड ने क्या लिखा था ग्रंथ में? परिभाषाओं के बारे में लिखा था। यानी इस ग्रंथ में उसने 23 परिभाषाएं लिखी। कितनी लिखी हैं? 23, जिसमें से 4-5 अपन इसी टॉपिक में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में दूसरा इसने लिखा अभिग्रहित। अब ये भी नया नाम आपके लिए, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और तीसरा उसने बताई थी अभिधारणा। अभिधारणाएं कहने मतलब उस ग्रंथ में क्या है, ज्यामिति को एक पूरे सिस्टम के रूप में उसने रख दिया, और उस ज्यामिति को इन बातों से अपने को समझाने की उसने कोशिश की, जिसका यूज प्रायकर आज भी हम करते हैं। अब देखो प्राचीन समय में ये बातें बहुत कठिन थी, लेकिन आज अपने को क्या एकदम इजी लग रही है, क्योंकि आज अपन उनको दैनिक जीवन में यानी अपने व्यवहार में हर रोज प्रयोग करते हैं। जैसे ये परिभाषा है, परिभाषा शब्द तो आप हर रोज यूज करते हैं। परिभाषा अपन लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, याद भी करते हैं। लेकिन ये जो दो शब्द है ना, अभिगत और अभिधारणाएं, इनके बारे में अपन विशेष रूप से पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर से करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड के एसएसटी और मैथ साइंस के लिए रेगुलर क्लासेज 18 जनवरी से स्टार्ट की जा रही है, जहां आपको 3 महीने के अंदर रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड के एसएसटी
और मैथ साइंस की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर से करवाई जाएगी। यहाँ आपको डेली लाइव क्लासेस के साथ PDF, नोट्स और वीकली टेस्ट भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसके लिए आप प्ले स्टोर पे जाके आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में आप इसको ओपन करके मोबाइल नंबर के साथ आपको रजिस्टर्ड हो जाना है। रजिस्टर करने के बाद में आपसे अपना गोल पूछा जाएगा, तो आपको नीचे जाकर स्टेट PCS के अंदर RPSC सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पे किसी भी लाइव क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कूपन कोड JOBWITHPD का इस्तेमाल है वो करना होगा। अगर आप अनअकैडमी पे 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 1400 रुपये पे करने होंगे। लेकिन अगर आप हमारे कूपन कोड JOBWITHPD का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा और इस प्रकार आपको 1260 रुपये 1 महीने के सब्सक्रिप्शन का आपको पे करना होगा। अगर आप 3 महीने की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं और आप JOBWITHPD कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए आपको 3150 रुपये का आपको पेमेंट है वो करना होगा। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप कोई भी और सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप इसमें प्लान देख के आपको कूपन कोड JOBWITHPD का इस्तेमाल कर देना है 10% डिस्काउंट को लेने के लिए। तो आज ही दोस्तों प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर आप जरूर कर लेना। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ेंगे यूक्लिड की परिभाषाएं। सबसे पहले देखो, यूक्लिड ने इस प्रकार से कुल परिभाषाएं कितनी दी थी? 23। अब इसमें अपन 4-5 जो प्रमुख परिभाषाएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यूक्लिड ने सबसे पहले क्या बताया था कि एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। अब देखो, इसको अपन आजकल उसी तरह से यूज करते हैं। यूक्लिड ने उस समय पहले इसको बताया था। यानी कोई भी काम हो, जब उसकी शुरुआत करते हैं तो वो काम कितना कठिन होता है। देखो, इस यूक्लिड ने ये बात है आज से 1500 लगभग 2000 वर्ष पहले बताई थी, जो बात क्या बिल्कुल एकदम से सत्य है और आज अपन उसी का क्या दिन रात यूज कर रहे हैं। अब देखो, जैसे मान लो एक बिंदु है जिसका कोई भाग नहीं होता। अब जैसे मान लो मैं इस प्रकार से ये पेन की नोक रख दी, अब नोक रखने से क्या ये एक बिंदु बन गया। इसको अपन आज भी उसी तरह से पढ़ रहे हैं जैसे पीछे बताया था, उसी हिसाब से करने। मतलब ये बात क्या है, एकदम सत्य है। इसको अपन आगे परिभाषित करने की और आवश्यकता नहीं है। कहना मतलब वैज्ञानिकों ने कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको क्या एकदम सत्य मान लिया है, उनको आगे अपने को परिभाषित करने, यानी बार बार उसको परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से अपन ये डॉट रखेंगे, ये क्या हो जाएगा? एक बिंदु हो जाएगा। अब इस बिंदु की न तो अभी हम कभी चौड़ाई लेते हैं, न इसकी कभी लंबाई लेते हैं, न अपन इसका कभी भी क्षेत्र ज्ञात करते हैं। समझ में आ गई? दूसरा है, एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। अब जैसे मान लो ये रेखा खींच ली इस प्रकार से, तो इस रेखा को अपन इस प्रकार से, इसकी लंबाई तो अपन हमेशा नापते हैं और चौड़ाई को अपन कभी भी उल्लेख नहीं करते हैं। तो यही बात यूक्लिड ने बताई है कि एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। यानी एक रेखा उसकी लंबाई होती है लेकिन चौड़ाई उसकी नहीं होती। अब इसी प्रकार तीसरा है, एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। यानी जहां से रेखा स्टार्ट हुई है वहां भी क्या है? बिंदु है। जहां रेखा खत्म हुई है वहां भी क्या है? एक बिंदु है। चौथी है, एक पृष्ठ वह है, या यानी पृष्ठ बोल दो या उसको समतल बोल दो। एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। जैसे मान लो मैं इस प्रकार से एक पृष्ठ बना लेता हूं, जैसे ये बोर्ड है, ये भी आपके सामने, ये भी क्या एक पृष्ठ है। तो यूक्लिड ने कहा कि इस पृष्ठ की एक तो क्या होती है? लंबाई, और एक क्या होती है? चौड़ाई। यानी इस प्रकार से यूक्लिड ने क्या है? पृष्ठ को परिभाषित किया कि एक पृष्ठ में एक लंबाई होती है और एक क्या होती है? चौड़ाई होती है। पृष्ठ को अपन आजकल पृष्ठ भी बोलते हैं, या तल भी बोलते हैं, या समतल बोलते हैं, एक ही बात है। उसके बाद में आगे बताया है कि पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। यानी पृष्ठ की जो लंबाई और चौड़ाई, जिसको अपन लंबाई और चौड़ाई बोलते हैं, वही क्या है? इस पृष्ठ के लिए क्या होती है? रेखाएं होती हैं। यानी इस प्रकार से मैन उसने 4-5 परिभाषाओं को परिभाषित अपन ने यहाँ किया है। कुल है उसने इसमें क्या है? ग्रंथ में 23 परिभाषाओं को बताया था। प्यारे बच्चों, अब हम अभिग्रहित और अभिधारणाएं, पहले इन दोनों शब्दों को आप समझो। तो अभिग्रहित के बारे में यूक्लिड ने क्या लिखा है? ऐसे कथन जिसे बिना किसी प्रूफ के सत्य मान लिया जाए, जिन्हें गणित में निरंतर प्रयोग किया गया हो, जिनका ज्यामिति से विशेष संबंध नहीं हो। तो अभिग्रहित के बारे में यूक्लिड ने क्या लिखा है? भी ऐसे कथन जो क्या है? सत्य मान लिया जाए, यानी जिसको क्या प्रूफ करने की कोई
आवश्यकता नहीं हो, जो हमेशा क्या है गणित में प्रयोग होते हो और ज्यामिति से उसका कोई भी विशेष संबंध नहीं हो। जैसे मान लो अपन ने बोल दिया अभी 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएंगे, तो ये एकदम बिल्कुल सत्य बात है, इसको कहीं पे भी अपने को प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, इसका ज्यामिति से भी कोई संबंध नहीं है। अब उसके बाद दूसरी जो परिभाषा है अभिधारणा। अभिधारणा के बारे में यूक्लिड ने कहा है कि ऐसी कल्पनाएं जो विशिष्ट रूप से ज्यामिति से ही संबंधित हो, यानी जिनका गणित से कोई विशेष संबंध नहीं हो, केवल और केवल क्या है ज्यामिति से संबंध हो। जिस प्रकार से जैसे मान लो ये एक बिंदु है, इससे अपने को ये दूसरा बिंदु ले लिया, इन दोनों के बीच अपने एक सरलरेखा इस प्रकार से खींच देंगे, यानी ये क्या है ज्यामिति का प्रयोग हो गया। समझ में आ गया। जैसे मान लो इस प्रकार से एक किरण ये और एक किरण ये, इन दोनों खींचने से इस प्रकार से अपने को क्या एक कोण प्राप्त हो गया। तो ये जो कल्पना है, ये कल्पना क्या है ज्यामिति से संबंधित है। तो अभिधारणा के बारे में क्या लिखा है, ऐसी कल्पनाएं जो विशिष्ट रूप से केवल और केवल ज्यामिति से ही संबंधित हो। और अभिगत के बारे में इसने लिखा है कि जिसे किसी प्रूफ की आवश्यकता नहीं हो। समझ में आ गया ना, जिनका उपयोग अपन निरंतर यानी हर रोज उसका उपयोग गणित में करते हैं और जिनका क्या ज्यामिति से कोई विशेष संबंध नहीं हो। तो ये आपको अभिगत और अभिधारणा के बीच में ये अंतर ये आपको समझना है। अब अपन आगे देखेंगे जो अभिगत कौन कौन से बताए उनका अपन अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यूक्लिड के जो 7 अभिगत हैं उनको हम अपन बारी बारी से पढ़ेंगे और उनको समझेंगे। अब देखो, पहला उसने बताया था वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती हैं, यानी वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो। वे वस्तुएं जैसे मान लो अपन ने इस प्रकार से 2 वस्तुएं ले ली, एक तो ले ली x और एक y। समझ में आ गए ना। तो वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो। अब जैसे मान लो ये x a के बराबर है, समझ में आ गए ना। इसी प्रकार ये y भी क्या है a के बराबर है, यानी 2 वस्तुएं ले ली, दोनों वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर है। कहने मतलब x है वो a के बराबर है, y है वो भी क्या है a के बराबर है। तो यानी 2 वस्तुएं जब एक वस्तु के बराबर हैं तो ये दोनों वस्तुएं आपस में क्या होंगी बराबर होंगी, यानी x बराबर क्या हो जाएगा y। ये यूक्लिड का पहला अभिगत अपने को बताता है। अब देखो दूसरा है, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। यदि बराबरों को बराबरों में, यानी बराबरों में जैसे मान लो आपके पास ये 2 और ये 2 दोनों क्या है बराबर है। समझ में आ गई। अब इन दोनों बराबरों में से अपन बराबर जोड़ देंगे। जैसे मान लो इसमें 1 जोड़ दिया और इसमें भी क्या है 1 जोड़ दिया। तब ये क्या कह रहा है, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ दिया जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। पूर्ण का मतलब इन दोनों का योग देख लो, इन दोनों का योग भी क्या आपस में बराबर है। तो ये इनका क्या है दूसरा अभिगत था। अब देखो तीसरा है, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेष फल भी बराबर होता है। इसी प्रकार जिस प्रकार से दूसरा उसी प्रकार से तीसरा है भी, 2 अपने बराबर 2 चीजें ये होगी, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। अब इन दोनों में से अपन बराबर घटाएंगे, इन दोनों में से एक घटा देंगे तो जो शेष फल आएगा वो भी क्या आएगा बराबर ही आएगा, यानी 1 बराबर है 1। ये एकदम से सिंपल सी बात है। अब देखो चौथा है, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है। संपाती का मतलब क्या होता है, जब 2 वस्तुएं अपने एक दूसरे ऊपर रखते हैं ना तो दोनों में से अपने को एक ही दिखाई देती है। ऐसे लगता है जैसे ये एक ही वस्तु है, जबकि है वास्तविक में वस्तु कितनी है 2। तो संपाती मतलब एक वस्तु दूसरे वस्तु को एकदम से पूर्ण रूप से ढक ले। ढकने मतलब वो अपने को वस्तु एक ही दिखाई दे, उनको अपन क्या बोलते हैं संपाती बोलते हैं। तो ये बात ही बिल्कुल सही है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती एक दूसरे के बराबर होती है। जब वस्तु बराबर होगी तब भी तो वस्तु पूर्ण रूप से एक दूसरे को ढक लेंगी, यानी ये बात बिल्कुल सत्य एकदम सिंपल है। 5वां है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। भाई कोई भी चीज हो जो पूर्ण है उसके अपन टुकड़े करेंगे, टुकड़े करने से वो पूर्ण क्या है छोटे छोटे भागों में बंट जाएगा। इसका मतलब क्या है, पूर्ण तो उस छोटे छोटे भागों से क्या है अपने आप ही बड़ा होगा। तो इसका 5वां क्या है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। जैसे मान लो मैं एक यहाँ वर्त बना लेता हूँ, अब इसके अपन ने एक टुकड़ा ये कर लिया, एक ये कर लिया, ये एक ये कर लिया, 3 टुकड़े कर लिए। अब इन तीनों टुकड़ों को इस प्रकार से अपन अलग अलग रखेंगे तो ये जो अलग अलग टुकड़े इन टुकड़ों से पूर्ण है ये तो अपने आप ही बड़ा ही होगा। तो 5वां अभिगत अपने क्या कहता है भी पूर्ण अपने आप से बड़ा होता है। बिल्कुल सही एकदम सिंपल है।
अब देखो छठा, एक ही वस्तुओं के दुगुने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तुओं के दुगुने, दुगुने दो गुने। जैसे मान लो एक वस्तु ए है, इसका दुगुना 2b है। इसी प्रकार दूसरा वस्तु c है, इसका दुगुना भी क्या है, 2b है। तो ये क्या कह रहा है कि एक ही वस्तुओं के दुगुने, यानी एक वस्तु क्या है ए का दुगुना क्या है 2b है, दूसरा a है, इसका दुगुना क्या है 2c है। तो अब एक ही वस्तु के दुगुने ये हो गए, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो छठा अभिव्यक्ति क्या कह रहा है कि एक वस्तुओं के दुगुने वो भी क्या आपस में बराबर होते हैं। इसी प्रकार सातवां है, एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। जिस प्रकार से दुगुने बराबर हो उसी प्रकार से आधे होंगे। जैसे मान लो a है, इसका आधा 1/2 b है, इसी प्रकार a है, इसका आधा क्या है 1/2 c है। तब एक ही वस्तुओं के आधे बराबर हैं तो ये आधे भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी 1/2 b बराबर 1/2 c, ये भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यानी इस प्रकार से यूक्लिड ने 7 अभिव्यक्त बताए थे। प्यारे बच्चों, यूक्लिड ने जो अभिधारणाएं बताई थी वो कितनी थी, 5। अब देखो पहली अभिधारणा है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। अब जैसे मान लो एक बिंदु ये ले लिया, अब इसी प्रकार एक अन्य बिंदु ये ले लिया। अब इन दोनों को मिला के अपन इस प्रकार से एक सीधी रेखा खींच सकते हैं। यानी एकदम से सिंपल सी बात है भी, दो बिंदु दे रखे, उन दोनों बिंदुओं को मिलाकर अपन एक रेखा आराम से खींच सकते हैं। अब देखो इसी प्रकार दूसरा है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। शांत रेखा मतलब जिनकी दूरी क्या हो, निश्चित हो, जिसको हम क्या बोलते हैं आजकल, रेखाखंड बोलते हैं। जैसे मान लो ये एक रेखाखंड है 4.5 सेमी, ये क्या है, शांत रेखा है। अब ये कह रहे हैं कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, यानी इसको अपन दोनों साइड से इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। तो दूसरी अवधारणा क्या है भी, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, यानी इस प्रकार से अपन क्या है, इस रेखा को दोनों साइड से बढ़ा सकते हैं। अब इसी प्रकार तीसरा है, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। जैसे मान लो ये एक जो पॉइंट है ये क्या है, केंद्र बिंदु मान लिया। अब इस केंद्र से अपन वृत्त खींचेंगे तो उसके लिए अपने को क्या एक त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे मान लो ये त्रिज्या है इसकी 2 सेंटीमीटर। अब वृत्त अपन तभी तो बनाएंगे जब अपने पास क्या हो, एक त्रिज्या हो। तो यही कह रहा है कि किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये कोई बिंदु इसको केंद्र मान लिया और ये क्या होगी, इस त्रिज्या, तो इस त्रिज्या से अपन क्या इस प्रकार से एक वृत्त बना सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सिंपल है। चौथा है, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। देखो जैसे मान लो एक त्रिभुज है, इसमें ये कोण दे रखा है 90 डिग्री का। इसी प्रकार एक दूसरा त्रिभुज है, अब इसमें ये कोण दे दिया 90 डिग्री का। तो ये दोनों तो आपस में बराबर है, तभी तो क्या है, समकोण है। ये कोण भी 90 डिग्री का, ये कोण भी 90 डिग्री का, तो ये कोण दोनों आपस में बराबर है ही। यही बात कर रहा है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये भी एकदम सिंपल बात है कि दोनों त्रिभुजों जो समकोण है वो बराबर इसलिए कि दोनों समकोण है, दोनों क्या है 90-90 डिग्री के हैं। तो ये 4 अभिव्यक्त हो गए। 5वां अभिव्यक्त अपन पढ़ेंगे इसके बाद में। देखो तो प्यारे बच्चों, अभिधारणा 5 इसको आप थोड़ा समझो। यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर 2 अंतः कोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर 2 समकोण से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर ये योग 2 समकोणों से कम होता है। तो देखो सबसे पहले आप इसको समझो। जैसे मान लो आपके पास 2 रेखाएं, एक तो ये होगी ए बी और एक ये क्या होगी, ये सी और डी। अब ये 2 सरल रेखाएं यानी सीधी रेखाएं। अब देखो इसके ऊपर ये एक रेखा इस प्रकार से गिर गई, इस रेखा का नाम क्या है, पी और क्यू। अब गिरने से ये जो रेखा है इन दोनों रेखाओं को पी और क्यू बिंदु पर काटेगी, यानी प्रतिच्छेद करेगी। अब प्रतिच्छेद करने से इस रेखा के जो एक और की ये जो अंतः कोण है, ये जो अंतः कोण है, इन दोनों अंतः कोणों का योग क्या है, 180 डिग्री से कम होगा। समझ में आ गए ना। अब 2 सरल रेखाओं को इस प्रकार एक तिरछी रेखा काटे तो इसके जो अंतः कोण बनेंगे एक साइड में, इन दोनों कोणों का अंतः कोण का योग 180 डिग्री से क्या होगा,
कम होगा, जब अंतःकोणों की योग 180 डिग्री से कम होगा तो उसी तरफ से इन दोनों सरलरेखाओं को आगे बढ़ाने से ये क्या है, एक बिंदु पर इस प्रकार से प्रतिच्छेद कर जाएंगे, एक बिंदु पे ये आगे मिल जाएंगे। किस ओर मिलेंगे, जिस ओर इन अंतःकोणों का योग 180 डिग्री से कम होगा उस ओर ये दोनों सरलरेखा आपस में बढ़ाने से मिल जाएंगे। ये इस साइड में नहीं मिलेंगी, क्योंकि इस साइड में ये जो अंतःकोण है, इन अंतःकोणों का योग क्या है, 180 डिग्री से अधिक है। अब देखो आप इस प्रकार से देखो, ये जो ये कोण है, ये कोण भी 90 डिग्री से कम है, ये कोण है, ये कोण भी क्या है, 90 डिग्री से कम। 90 डिग्री का कोण होगा वो इस प्रकार से एकदम से सीधा होगा, समझ में आ गया ना। तो इसमें क्या है, ये 90 डिग्री से ये दोनों कोण क्या है, कम है। इसका मतलब यहाँ ये जो अंतःकोण इसका मान 180 डिग्री से कम हो गया, तो इसी साइड में इन दोनों सरलरेखाओं को अपना आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों सरलरेखाएं एक बिंदु पे आगे जाके प्रतिच्छेद कर जाएगी। यही यूक्लिड का अभिधारणा 5 में बताया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो प्यारे बच्चों, आजकल ये जो अभिधारणा और अभिगत शब्द जो अपन ने आज इस क्लास में पढ़े हैं, आजकल अपन इन दोनों को एक ही समझते हैं, यानी इन दोनों के एक ही अर्थ में क्या है, प्रयोग करते हैं। अब कहने मतलब अभिधारणा क्या होती है, एक क्रिया होती है। अभिधारणा मतलब क्या होता है, एक क्रिया। जिस प्रकार अपन किसी घटना का जो अवलोकन करते हैं उसको अपन बोलते हैं, तो वही क्या है, क्रिया। अगर वो घटना सत्य है तो उसको हम क्या मान लेते हैं, अभिधारणा मान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में अपन ने एक्सरसाइज जो 5 थी उसके परिचय के बारे में कंप्लीट कर लिया है। अब अपन आगे वाली क्लास में एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।